वो उड़ता हुआ रोशनदान से बाहर निकल गया कमरे के, और देखते ही देखते वो इंसान से भी ज्यादा कद की हो गई। छलावा जब भी बोलता है उसमें नेजल आता है, नाक से बोलता है, जैसे मेरा नाम ये है। छलावा पूरा ट्राई करेगा आपको पानी के पास ले जाने। वो मेरी मदर के नाना जी थे। मुकेश जंप मार के ऊपर पहुंच गया उनकी छत पर, और उसके बच्चे का उसने गला पकड़ लिया। कपड़े उतार कर अपनी बहन के रूम में ऐसे उसके बेटे को बैठकर देख रहा था, बेटे के ऊपर बैठा। और उस समय मुकेश की जो आंखें थी उसकी पुतली पूरी वाइट थी। इस माँ बेटे की जिंदगी में हराम कर दिया। उसने अपनी मदर को आरे से चीर कर मार दिया। हर महीने 5 दिन मुकेश के प्राइवेट पार्ट से खून निकलता है। करीब 10-12 मजदूर काम करने के लिए अंदर गए थे, लेकिन वो आज तक वापस नहीं आए। उनका मतलब नामो निशान तक नहीं है कि वो कहाँ हैं। किसी जानवर की तरह अपने चारों लिम्स पे, मतलब दोनों हाथ दोनों पैर पे चल रहा है, और जो भी कमरे में चीजें रखी उसे सूंघ रहा है किसी जानवर की तरह। तो एक सरकटा था, उस आदमी का सर नहीं था, एक सर उसके बगल में खिड़की में रखा था, और वो सर। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चे कलवे, भ्रम राक्षस, कर्ण पिशाचनी। हमारी हमेशा से कोशिश रही है आपके सामने कुछ ऐसे गेस्ट या सब्सक्राइबर्स हम लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताएं। इससे पहले हमारे साथ अविनाश भाई जुड़े थे और इन्होंने ऐसे बहुत सारे रियल इंसिडेंट बताए थे जहां पर ये खुद भी पोजेस हो गए थे किसी की गलती की वजह से। हमने उस टाइम भी ये कमेंट सेक्शन में मेंशन करने को कहा था, अगर आप चाहते हैं कि अविनाश भाई को दोबारा बुलाया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और आपने उस चीज़ को लिखा। हमने आपकी मांग को पूरा किया। आज अविनाश भाई हमारे साथ दोबारा हैं, तो जुड़ते हैं सबसे पहले अविनाश भाई से और पूछते हैं कि कैसे हैं वो और क्या नया लेके आए जनता के लिए। कैसे भाई आप? जय श्री राम अक्षय भाई। जय श्री राम महादेव। हर हर महादेव। बस फर्स्ट क्लास हूँ, और जो पिछला पॉडकास्ट था उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, और मेरे मतलब काफ़ी आपकी ऑडियंस ने भी बहुत प्यार दिया मुझे, तो सच में बहुत दिल खुश हो गया था मेरा। ये भाई आपके बताने का जो तरीका है बहुत ज़बरदस्त है, जो जनता को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। थैंक यू भाई। आपने अपने इंट्रोडक्शन में पहले ही बताया था कि आप प्रोडक्शन के साथ काम कर रहे हो और जो पॉकेट एफएम्स हैं उनके साथ भी काम कर रहे हो, तो ये आपका अनुभव है जो जनता काफी पसंद कर रही थी। बस ऐसे ही, बस आपकी और सबकी जनता ऐसे ही प्यार बनाए रखे, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहते हैं। तो भाई आज आप क्या लेके आए जनता के लिए? जी, आज मैं ऐसी और भी नए रियल इंसिडेंट्स लेके आया हूँ। तो सबसे पहला इंसिडेंट अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आज से करीब 100 से 125 साल पुराना इंसिडेंट है। ठीक है। तो जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था तो उस समय रामपुर स्टेट के एक फिनेंस मिनिस्टर थे, उनका नाम था पंडित लोकनाथ त्रिपाठी जी। ठीक है। तो वहाँ पे उनके जो राजा थे रामपुर स्टेट के, उसका किसी दीवान से उनका कुछ झगड़ा वगैरह हो गया था पंडित जी का, तो वो फिनेंस मिनिस्टर की जॉब से रिज़ाइन करके मुरादाबाद चले आए थे। एंड मुरादाबाद में उन्होंने बतौर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में बतौर प्रिंसिपल उन्होंने बागडोर संभाली थी। और ऐसा कहा भी जाता है कि पंडित लोकनाथ त्रिपाठी जी पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को पढ़ाया था। जी हाँ, ऐसा सुना है मैंने, मतलब मैं गया तो नहीं हूँ मुरादाबाद, कहते हैं वहाँ पे उनका स्टैचू भी लगा है पंडित लोकनाथ त्रिपाठी जी का। तो उनकी फैमिली में आप ये समझ लीजिए उनके मतलब 6 बेटियां थीं, 3 बेटे थे। टोटल 9 बच्चे थे उनके, और उनकी धर्मपत्नी थी। तो क्योंकि एक मतलब गवर्नमेंट बॉडी के काफ़ी हाई रैंक ऑफिसर थे वो, तो उनको वहाँ पे गवर्नमेंट का बंगला अलॉट हुआ था। अच्छा, अंग्रेज़ों के बंगले आपने देखे होंगे, काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी लंबे लंबे होते थे, जैसे पुराने ज़माने की जो बिल्डिंग्स होती थी। तो उस घर में जब वो आए हैं अपनी फैमिली के साथ में, तो शुरू में तो मतलब सब ठीक ठाक रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनके साथ इंसिडेंट्स होने शुरू हो गए। अच्छा, इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि एक शाम, सर्दियों की बात थी, पंडित जी एक ओवरकोट पहनते थे और हैट पहनते थे, और जब मतलब अंधेरा हो जाता था उसके बाद वो अपने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से घर लौट कर आते थे। तो एक शाम की बात है, अंधेरा हुआ नहीं था, और उनकी धर्मपत्नी, जो उनका घर का आंगन था बड़ा सा, वहाँ बैठकर कुछ काम कर रही थी किचन का, मतलब सब्जी काट रही थी या चावल बीन रही थी, जो भी कर रही थी। तो एकदम से पंडित जी, घर का दरवाज़ा खुलता है एंड पंडित लोकनाथ त्रिपाठी जी अंदर आए। तो जब वो अंदर आए तो उन्होंने देखा, तो कहा कि अभी सूरज तो डूबा नहीं है, तो इतनी जल्दी आज कैसे आ गए? तो उन्होंने पूछा उनकी धर्मपत्नी ने कि आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्या मतलब कोई तबीयत सही है आपकी, तबीयत कोई दिक्कत तो नहीं है? पंडित जी ने कोई जवाब नहीं दिया उनकी बात का। वो चुपचाप गए अपने रूम के पास, और रूम के बाहर एक मतलब जो खूंटी पहले होती थी, तो उन्होंने अपनी हैट वहाँ पे टांगी एंड अपना ओवरकोट उतार के वहाँ पे टांगा एंड अपने रूम में चले गए।
तो इनकी धर्मपत्नी को बड़ा अजीब लगा कि ये पंडित जी ने कोई जवाब भी नहीं दिया, मतलब किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ अफसर भी वहाँ पे रहते थे, तो कई बार मतलब इनकी हो जाती थी, झगड़ा हो जाता था अंग्रेज़ों से। उनके यहाँ एक नौकर भी था उस समय, उसका नाम गंगू था। तो गंगू से उन्होंने बोला कि ज़रा देख कर आओ कि साहब क्या कर रहे हैं। तो जब गंगू रूम के अंदर गया तो उसने देखा कि पंडित जी मतलब अपना रज़ाई ओढ़कर सो रहे थे, लेटे हुए थे बेड पे। ठीक है। तो उसने आगे बताया, तो उनको लगा हो सकता है तबीयत ना सही हो, जो भी हो। ठीक है, करीब 15-20 मिनट की बात हुई। अंधेरा लगभग हो गया था। फिर से घर का दरवाज़ा खुला, पंडित जी फिर से अंदर आए। ओह! जी। अच्छा जी। तो अब इनकी धर्म पत्नी ने जब देखा तो वो भी मतलब एकदम शॉक्ड रह गई कि ये मतलब अभी तो आए थे 15-20 मिनट पहले, अभी ये वापस, और वही उन्होंने हैट पहनी थी, वही ओवरकोट पहना था। जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप अभी तो आप आए थे थोड़ी देर पहले, अभी आप दोबारा कैसे आ रहे हैं? क्योंकि जिस रूम में वो सो रहे थे वहाँ कोई ऐसी खिड़की नहीं थी कि मतलब जिससे वो बाहर निकल के आ जाएं, और कोई पीछे का दरवाज़ा भी नहीं था उस घर में। तो पंडित जी ने कहा क्या बात कर रही हूँ, मैं तो अभी आया हूँ यहाँ पे। और वो चीज़ गंगू ने भी देखी। गंगू ने भी देखी थी ये चीज़। तो गंगू और उनकी धर्मपत्नी दोनों परेशान हो गए थे कि मतलब थोड़ा सा कि क्या हो रहा है ऐसा। तो उनकी धर्मपत्नी ने बोला कि गंगू जल्दी से देख के आओ कि कौन है, मतलब रूम में क्या है। अच्छा, उस समय ये ऐसा वक्त था जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा नहीं होती थी और लोग कैंडल्स और लालटेन का इस्तेमाल करते थे। तो गंगू ने एक लालटेन पकड़ी हुई थी। गंगू लालटेन लेके रूम में गया तो उसने देखा अभी भी बेड पे कोई लेटा हुआ था। ओहो! तो गंगू लालटेन लेकर बेड के पास गया एंड उनके सर के पास बैठकर उसने धीरे से पूछा कौन है। उसने जैसे पूछा जो भी लेटा हुआ था। भाई अचानक से रज़ाई हटी है और जो भी शख्स लेटा था वो उड़ता हुआ रोशनदान से बाहर निकल गया कमरे के। ओहो! जी। ये देखकर गंगू भी एकदम गिर पड़ा वहीं पे कि भाई क्या हो गया, लालटेन वगैरह छूट गया उसके हाथ से। तो उसने आके फिर पंडित जी और उनकी धर्मपत्नी को बताया ऐसा है। तो अच्छा, पहले के लोग इन चीज़ों पे विश्वास करते थे और बेसिकली ये जो मतलब चीज़ इनके घर में जो आई थी ये एक छलावा थी। अच्छा। जी हाँ, छलावा, क्योंकि छलावा की कुछ पहचान होती है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो पंडित जी और उनकी धर्मपत्नी, इन लोगों को लगा कि मतलब आज, क्योंकि अच्छा जो वो बंगला था गवर्नमेंट का, वो मतलब दूर दूर पहले बंगले बने होते थे और पीछे आसपास जंगल होता था, ऐसी जगह पे उनका घर था। तो उनको लगा कि हाँ शायद कोई हवा रास्ता बदलते हुए हमारे घर से होती हुई गुजरी होगी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये चीज़ उनके घर में आ चुकी थी। अब ये अपने आप आई थी या किसी ने छोड़ा था दुश्मनी में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीवान से इनकी दुश्मनी थी, रामपुर वाले की। उसने कई बार इनको मारने की भी कोशिश की थी, तभी वो अपनी जॉब छोड़कर रिज़ाइन करके वहाँ से मुरादाबाद आ गए थे। अच्छा, ऐसे ही एक दिन ऐसा हुआ कि इनके जो बच्चे थे वो खेल रहे थे, जो मतलब जैसे मैंने आपको बताया 6 बेटियां थीं और 3 बेटे थे इनके। तो वो लोग बाहर खेल रहे थे तो एक कुत्ता था छोटा सा, वो आके इनके साथ खेलने लगता था। अच्छा, मैं सॉरी अगर आपको किसी को बुरा लगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को शायद आप लास्ट टाइम मैंने फीमेल डॉग को कुछ और नाम से बुला दिया था तो लोगों को थोड़ा सा बुरा लग गया था, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। तो मैं डॉग कह के बुलाता हूँ। एक छोटा सा डॉग था, वो आकर इनके बच्चों के साथ खेलने लगा। तो गंगू ने देखा कि ये डॉग कौन है, कहाँ से आता है, और वो रोज़ आके बच्चों के साथ खेलता था और उसके बाद वो कहाँ चला जाता था ये किसी को नहीं पता होता था। एक दिन गंगू को लगा कि शायद मुझे देखना चाहिए कि मतलब ये कुत्ता कौन है, क्योंकि उसको थोड़ा सा शक हो रहा था, क्योंकि जब भी वो कुत्ता आता था या डॉग जब भी वो आता था तो उससे एक अजीब सी बदबू आती थी। तो एक शाम गंगू ने उस डॉग का पीछा किया जो बच्चों के साथ खेलने के बाद वो जा रहा था। तो वो जंगल में जाने लगा। गंगू धीरे धीरे उसके पीछे गया। उसने देखा कि जंगल के बीच में पहुंच के वो डॉग एक आदमी में बदल गया। तब ये बात कंफर्म हुई कि वो जो भी एंटिटी थी वो छलावा थी। गंगू की हालत ख़राब हो गई। वापस घर आया, पंडित जी की धर्मपत्नी घर पे थी, उनको सारी चीज़ें बताई कि देखिए पंडित जी, माता जी, ऐसी ऐसी चीज़ है, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मुझे नहीं रुकना है यहाँ पर। और वो अपनी जॉब छोड़कर वहाँ से चला गया। अच्छा, पंडित जी की धर्मपत्नी को भी समझ में आ गया था कि ये कुछ मतलब रेगुलर बेसिस पे सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हो सकता है कि ये जगह ऐसी हो या ये घर ऐसा हो जो ये हमारे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। एक इनके साथ इंसिडेंट ऐसा एक और हुआ कि पंडित जी की अचानक से तबीयत ख़राब रहने लगी।
पंडित जी को भी मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। अच्छे खासे मतलब पूरा वेल मेंटेन रहते थे, अपने हेल्दी रहते थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब रहने लगी। अच्छा, इसी बीच में जो इनकी छोटी बेटी थी उसकी डेथ हो गई, और जो इनका सबसे बड़ा बेटा था उसकी भी डेथ हो गई। कोई रीज़न बड़ा बेटा तो कहते हैं उस समय कोई प्लेग चला था, उसमें प्लेग में उसकी डेथ हो गई थी। और महामारी जो थी। जी हाँ, और जो बेटी थी सबसे छोटी, उसका मतलब अचानक से तबीयत खराब हुई और उसकी डेथ हुई। और उसके बाद फिर पंडित जी की भी तबीयत खराब रहने लगी। इनफैक्ट घर में जितने लोग रहते थे सबकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब होने लगी। एक शाम पंडित जी की जो धर्मपत्नी थी वो किचन में कुछ काम कर रही थी। अच्छा, उन्होंने ऑफिस जाना अपना बंद कर दिया था क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती थी, वो बेड पे ही रेस्ट करते रहते थे। पंडित जी की धर्मपत्नी एक बार किचन में काम कर रही थी, तो उनको ऐसा लगा कि शायद पंडित जी के रूम से किसी की आवाज़ आ रही है बात करने की। तो उन्होंने, अच्छा लाइट थी नहीं, रात का समय, वही लालटेन जलती थी सबके रूम में, तो उन्होंने बाहर से झांक के देखा तो उनको लगा कि शायद कोई बैठा है पंडित जी के बेड के पास और उनसे बातें कर रहा है। उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया, वो वापस से आके किचन में काम करने लगी। मुश्किल से 5 मिनट बाद पंडित जी के चीखने की आवाज़ आई। अब इनकी जो धर्मपत्नी थी वो किचन से सब काम वाम छोड़ के भागी। जब उन्होंने अंदर गई तो उन्होंने देखा कि पंडित जी बेड पर लेटे तड़प रहे थे, और उनके आस और उस समय उनके रूम में कोई नहीं था। अच्छा, जो इनका किचन था वो रूम के सामने ही था, तो अगर कोई निकल के भागता भी, जैसे मैंने बताया खिड़की भी नहीं थी वहाँ पे कि कोई आदमी बाहर से निकल जाए, और किचन उनके रूम के ठीक सामने था। अगर वो भागता तो उनकी धर्मपत्नी उसे देख लेती। रूम में कोई नहीं था। तो पंडित जी को जब उन्होंने संभाला कि क्या हो गया, आपकी तबीयत क्यों बिगड़ रही, क्या हो गया ऐसा, तो पंडित जी ने एकदम तड़पते हुए बोला कि उसने मुझे गलत दवाई पिला दी। उनकी धर्मपत्नी ने पूछा क्या मतलब। असल में पंडित जी के रूम में 2 दवाई की बॉटल्स रखी थी। अच्छा, पहले के ज़माने में जो बॉटल्स होती थी, दवाइयाँ होती थी, वो ऐसे बर्तनों में रखी होती थी जिसमें कोई रैपर या कुछ नहीं लिखा होता जी। एक दवा थी जो आप मरहम जिसको कहते हैं, जिसको आप घाव में या चोट में जले में लगाते हैं। एक दवा थी पीने वाली। तो पंडित जी ने बताया कि वो जो शख्स यहाँ पर बैठा था उसने मुझे जो मरहम लगाने वाला था वो पिला दिया ज़बरदस्ती। तो उन्होंने पूछा पंडित जी की धर्मपत्नी ने कौन था वो, तो बस उन्होंने ये कहा कि वो यहीं पे था। एंड इतना कहते कहते पंडित जी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अच्छा, अब इनकी धर्मपत्नी और जो इनके बच्चे थे, मतलब उनको मतलब पूरी तरह से सब अनाथ ही हो गया था परिवार, क्योंकि परिवार के जो मुखिया थे उनकी डेथ हो गई थी। पढ़ी लिखी थी उनकी धर्मपत्नी, उस समय के हिसाब से काफ़ी पढ़ी लिखी थी, लेकिन इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि मतलब पंडित जी की जॉब उनको मिल जाती। उनको ये भी समझ में आ गया था कि उस घर में कुछ ऐसा था कि जो मतलब इतना सारा नुकसान करा था कि उनके 2 बच्चों की डेथ हो गई, उनके पति की डेथ हो गई। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि वो अपने बच्चों को लेकर अपना जो उनका पैतृक गांव था पंडित जी का, वहाँ चली जाएंगी, क्योंकि उनकी उस समय खेती वगैरह भी थी। तो उन्होंने अपने बच्चों को सबको लिया और वहाँ से चली गई। लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। आपने ऐसे कुछ श्राप या कुछ ऐसे कर्सेस के बारे में सुना होगा जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता रहता है। अब उनके साथ क्या हुआ था, किसी ने उनके ऊपर कुछ कराया था, या जो भी हवा थी या जो छलावा था उनके साथ में लग गया था, उसने उनकी मतलब आप ये समझ लीजिए उनकी आने वाली जनरेशन पे भी उसका साया रहा। अब जब वो बच्चों को लेकर अपने पैतृक गांव आई हैं जो उन्नाव में है, कानपुर के पास में, यूपी में उन्नाव है, वहाँ पे आई, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने बच्चों को किसी तरह पढ़ाया लिखाया, क्योंकि जो खेती थी उनको उसको किराए पे देती थी, बटाई पे जो पैसा आता था उसी से वो घर का खर्चा चलाती थी। तो उन्होंने ये बच्चों को सब पढ़ाया लिखाया, काबिल हुए बच्चे, बड़े हुए। अच्छा, जो बड़े भाई जो थे, मतलब जो उनके जो उस समय बड़े बेटे थे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके मतलब आप ये समझ लीजिए एक कोई अच्छी सी जॉब पकड़ ली थी। और जो उनके छोटे बेटे थे वो क्रांतिकारी बन गए थे, मतलब वो भगत सिंह लोगों के साथ में, मतलब उन्होंने अच्छा सारे ज्वाइन करके वो क्रांति की राह में निकल गए थे। बेटियां थीं तो उनकी मतलब काफ़ी, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा उनके बच्चे थे। तो एक दोपहर की बात है, उन्नाव वाले घर की बात बता रहा हूँ मैं, इनके गांव की। इनका जो घर था वहाँ बड़ा सा आंगन था, एंड वहाँ पे एक बेर का पेड़ था, बेर का या हाँ शायद बेर का पेड़ था। तो इनके बच्चे सब वहाँ, जो लड़कियाँ थी, बच्चियाँ बैठ के खेल रही थी। जो इनकी उस समय सबसे छोटी बच्ची थी वो एक कपड़े की डॉल से खेलती थी, जैसे उस समय जो गुड़िया बनाते थे या डॉल जिस तरह की होती थी वो उससे खेलती थी।
तो उसकी बड़ी बहन आई एंड उससे कहती है कि मतलब तुम क्या इतनी बड़ी हो गई हो, 13-14 साल की हो गई, अभी भी तुम गुड़िया से खेलती हो, चलो हमारे साथ खेलो। एंड उसने उस छोटी बच्ची के हाथ से उसकी बहन ने डॉल छीन कर उस बेर के पेड़ में फेंक दी। वो बेर के पेड़ में कांटे होते हैं, तो वो डॉल जो कपड़े की थी वो उसमें फंस गई। तभी वहाँ जितनी बच्चियाँ वो लोग खेल रही थी, उन्होंने देखा कि वो जो डॉल जो पेड़ में अटकी थी, अचानक से उसका साइज बढ़ने लगा। और देखते ही देखते वो इंसान से भी ज़्यादा कद की हो गई और उसी की पेड़ की डाल में बैठकर जोर जोर से हंसने लगी। ओ तेरी। अब सोचिए, आप इमेजिन कीजिए, अगर आप, और ये दोपहर के वक्त की बात है, गर्मी की दोपहर की वक्त की बात है। अब सोचिए किसी के आपके सामने भी अगर ऐसा कोई सीन आप देख लो, चाहे दिन की ही बात क्यों ना हो, तो सबकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो बच्चियां भागकर अंदर गई, उन्होंने अपनी मदर को बताया कि ऐसा ऐसा हमने देखा है। तो उनकी मदर जब बाहर आई तो वहाँ कुछ नहीं था, डॉल नॉर्मल वहाँ पे अटकी हुई थी। लेकिन इनकी मदर को ये समझ में आ गया था कि जो भी बला इनके साथ पहले लगी थी मुरादाबाद में, वो शायद वो इनके घर में वापस आ गई, चल के आ गई। जी हाँ। उसके बाद काफ़ी ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स हुए। फिर इनके बच्चे जब बड़े हो गए, इनके बड़े भाई जिनका मैंने बताया जो जॉब करने लगे थे, छोटे भाई घर पे नहीं रहते थे, वो बाहर ही रहते थे। मतलब वो कभी जेल में होते थे, कभी अंग्रेज़ों के साथ मुठभेड़ में होते थे, कभी भगत सिंह लोगों के साथ मिलके जो बॉम्ब असेंबली में बॉम्ब फेंकने वाला जो प्लान बनाया था, वो उसमें भी वो मतलब इन्वॉल्व थे। उनके छोटे भाई, उनका नाम था विशंबर दयाल त्रिपाठी। मतलब घर में इतना सब कुछ चला, लेकिन वो क्रांतिकारी में भी। जी हाँ, वो उन्होंने बचपन से, आई थिंक 12 साल की उम्र से ही उन्होंने शायद घर छोड़ दिया था अपना। उन्होंने मतलब देश के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर एक तरीके से उन्हें पता ही नहीं था घर में चल क्या रहा है। नहीं, घर आते थे, कभी पुलिस अगर दौड़ाती थी तो छिपने के लिए घर ही आते थे। तो मतलब आते थे, लेकिन मैक्सिमम बाहर ही रहते थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में वो ज़्यादा रहते थे। बड़े भाई जो थे कैलाश नाथ त्रिपाठी, अब उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फैमिली की थी। अच्छा, एक दिन जो पंडित जी की धर्मपत्नी थी, मतलब इन बच्चों की जो माता जी थी, उनका भी स्वर्गवास हो गया। तो अब पूरी फैमिली की जिम्मेदारी बड़े भाई कैलाश त्रिपाठी जी पे आ गई। किसी तरह उन्होंने धीरे धीरे अपने मतलब पैसे जमा करके, मतलब अच्छा उनकी भी शादी हुई, लेकिन उनके कुछ बच्चे उनके कोई हुए नहीं, कोई फैमिली प्लानिंग वो कर नहीं पाए। बहनों की उन्होंने किसी तरह शादी करवा दी। अच्छा, एक रात की बात है, वो अपने ऑफिस से लौट रहे थे, जहाँ भी दफ्तर में काम करते थे, तो वो खेतों के बीच से होते हुए मतलब लौट रहे थे अपने घर के लिए। तभी इनको खेत में इनके छोटे भाई मिले, विशंबर दयाल त्रिपाठी, जो कि क्रांतिकारी थे, मैंने आपको बताया। तो उनको लगा कि आज इतने महीनों बाद विशंबर यहाँ पे आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस से बचने के लिए आया हो। जैसा मैंने आपसे कहा कि वो पुलिस से बचने के लिए कभी घर आ जाते थे, कभी कहीं छिप जाते थे अंग्रेज़ी पुलिस से। तो उन्होंने पूछा कि विशंबर तुम कब आए? तो विशंबर ने कोई जवाब नहीं दिया। तो विशंबर की उनको लगा कि हो सकता है इनके कोई साथी शहीद हो गए हों या पुलिस ने पकड़ा, इसलिए दुखी हैं। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, उनको चीयर अप करने के लिए उनको पीठ थपथपाई और कहा चलो घर चलो, खाना खाओ और आराम करो। थोड़ी दूर तो कंधे पे हाथ रख के चले। उसके बाद विशंभर अपने कंधे से उनका हाथ हटाकर थोड़ा आगे चलने लगे। तो कैलाश जी को लगा कि शायद हो सकता है मूड खराब हो, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहा है। विशंभर ने अचानक से एक दूसरा रास्ता पकड़ लिया घर जाने के लिए। तो कैलाश जी ने कहा ये कौन से रास्ते से जा रहे हो? उन्होंने पीछे से बोला भी, विशंभर कहाँ से जा रहे हो तुम? विशंभर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो चलते रहे। तो कैलाश जी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। विशंभर एक नहर के पास जाकर रुक गए। अच्छा, नहर के पास जब वो रुके तो उन्होंने, कैलाश जी को लगा कि ये नहर के पास क्यों रुका है, क्योंकि यहाँ से तो हमारे घर के जाने का कोई रास्ता भी नहीं है और नहर में उस समय कोई ऐसा पुल भी नहीं था। तो विशंभर करना क्या चाह रहा है? तभी इनके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, क्योंकि पहले के लोग गाँव में जो रहते थे उनको सब मतलब इन चीज़ों की थोड़ा सा आइडिया होता था। तो उन्होंने मतलब वो वहीं पर रुक गए, उन्होंने वहाँ जाना ज़रूरी नहीं समझा। तभी विशंबर नहर के पास खड़े होकर पीछे पलटे एंड उनको हाथ से इशारा करके अपने पास बुलाया। इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, सीधे मुड़े हैं वापस और चलने लगे हैं। कुछ कदम आगे जाने के बाद जब इन्होंने पलट कर देखा तो विशंबर वहाँ से गायब हो चुके थे। अच्छा, छलावे के बारे में कुछ चीज़ें जो मतलब मैंने सुनी है, एक तरीके से होती है। हाँ जी, जो पहचान एक तरीके से होती जी हाँ, पहचान जो छलावे की होती है, कुछ चीज़ें उसकी होती हैं। ये मैं चाहूँगा कि व्यूअर्स भी हमारे एक बार सुन लें, क्योंकि अवेयरनेस ज़रूरी है। जी हाँ, पहली चीज़ ये होती है, छलावा जो होता है किसी का भी रूप रख सकता है, ये तो सबको पता है, बेसिक चीज़।
दूसरा छलावे की एक जो पहचान होती है वो ये होती है कि छलावा जब भी बोलता है उसमें नेज़ल आता है, नाक से बोलता है, जैसे मेरा नाम ये है, इस तरह से आवाज़ आती है। एक और जो छलावे की बहुत ख़ास पहचान होती है, मतलब जो जिस चीज़ से आपकी जान बच भी सकती है और जा भी सकती है, छलावे की जो शक्ति होती है वो पानी के पास सबसे ज़्यादा होती है। जी हाँ, कभी अगर छलावे से आपका एनकाउंटर होगा तो छलावा पूरा ट्राई करेगा आपको पानी के पास ले जाने का, किसी का अंदर ले जाए। हाँ, कोई तालाब हो या कोई नदी हो या इनफैक्ट कोई गड्ढे में भरा पानी क्यों ना हो, उसी में खींच लेगा। जी हाँ, मतलब उससे एनर्जी, उसकी एनर्जी सोर्स जो होती है, मतलब जैसे कहते हैं ना ऊर्जा, कि जी हाँ, ऊर्जा जो उसकी ज़मीन पर जितनी होती है पानी के पास उसकी 1000 गुना ज़्यादा होती है। तो ये जो छलावा जो उनके भाई का रूप रख के आया था वो इसीलिए इनको नहर के पास ले जा रहा था, क्योंकि नहर के पास, और अच्छा इसलिए वो पहले उन पे हमला इसलिए और नहीं कर पाया क्योंकि कैलाश जी के साथ में लोहे की कोई चीज़ थी, चाबी थी या कुछ था उनके पास में। और गांव में पहले ये लोग मानते थे कि अगर आपके पास लोहे की चीज़ है या आपके पास आग जैसी कोई चीज़ है, माचिस हो गई या कोई चीज़ हो गई, तो ये जो एंटिटीज़ होती हैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाती। इनफैक्ट आज भी गाँव में लोग मानते हैं। उस दिन तो चलिए कैलाश जी बच गए। एक बार और वो घर से रात के टाइम अपने ऑफिस से लौट रहे थे अपने घर, तो उनकी गली जो गली थी उनकी, जहाँ पे मोड़ के अंदर घर था उनका, वहाँ पे एक बार छलावे ने उनको और पकड़ा। अच्छा, इसका रीज़न क्या था कि वो बेला का जो फूल होता है ना, घर में जो उनकी पूजा होती थी उसके लिए बेला का फूल वो लेकर आ रहे थे कैलाश जी, तो उसकी महक से वो छलावा जो भी था अट्रैक्ट हुआ होगा एंड उसने उनको वहाँ पे पकड़ा एंड उसने नाक से बोला था। उन्होंने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की एंड हनुमान चालीसा के प्रभाव से उस छलावे ने उस समय उनको छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा टाइम तक चीज़ें आपको छोड़ नहीं सकती, ना आप बच सकते हो चीज़ों से। अच्छा, इनके जो छोटे भाई थे वो एक बार जेल में बंद थे, तो उनके जो एक कोई उनको काला पानी की सज़ा हुई थी, लेकिन क्योंकि जो जेलर था वो उनके जो पिताजी थे पंडित लोकनाथ त्रिपाठी जी का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट था, तो उसने इनकी काला पानी की सज़ा माफ़ करा दी थी। इनके साथ में ही इनके एक फ्रेंड बंद थे, तो उन्होंने कहा, उनको काला पानी हो गया था, तो उन्होंने कहा था कि मेरी बहन से तुम शादी कर लेना, क्योंकि मेरे अलावा मेरी बहन का कोई नहीं, काला पानी जाऊँगा मैं, वापस नहीं आऊँगा। तो उनके छोटे भाई ने अपने फ्रेंड की बहन से जब जेल से छूटे थे तो उन्होंने शादी कर ली थी। अच्छा, पहले क्या होता था कि शादी पहले हो जाती थी एंड जो बहू होती थी उसको विदा करा के काफ़ी बाद में लाते थे। एक रात जब इनके छोटे भाई, कैलाश जी के छोटे भाई जो थे विशंबर, वो जिस शाम को अपनी वाइफ को विदा करा कर अपने घर लाए थे, उसी रात में इनकी एक रिश्तेदारी में शादी थी कानपुर में। तो अब छोटे भाई तो जा नहीं सकते क्योंकि उनकी तो अभी वो विदा करा कर लाए हैं, तो बड़े भाई जो थे कैलाश जी, उन्होंने सोचा कि मैं वहाँ शादी अटेंड करने जाऊँगा रात में। अच्छा, इनके कैलाश जी के एक फ्रेंड और थे जो उनके घर के सामने रहते थे, पड़ोसी थे, तो वो भी इनके साथ जा रहे थे कैलाश जी के साथ। तो कैलाश जी का जो घर था और जो उनके फ्रेंड का जो घर था, आप ये समझ लीजिए आमने सामने था, और उसके बीच में एक कुआं था बड़ा सा। कुछ मतलब ये समझ लीजिए कैलाश जी के घर के दरवाजे से 20-25 कदम पे वो कुआं था, और उस कुएं से 20-25 कदम पे उनके फ्रेंड का घर था। रात में कैलाश जी गए अपने फ्रेंड से मिलने और उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया। तो जो पहले कड़ी होती थी, आपने देखा होगा, जो लगाते थे चेन वाली, हाँ वो वाली, तो उन्होंने जब दरवाज़ा खोला, उन्होंने वही कड़ी बजाई, तो उनके फ्रेंड ने दरवाज़ा खोला। तो उन्होंने पूछा कि तुम रेडी हो, 5 मिनट में या जितनी जल्दी हो रेडी हो जाओ, हम लोग निकलते हैं कानपुर के लिए शादी में जाने को। ठीक है, उनके फ्रेंड ने दरवाज़ा बंद किया एंड अंदर से वो कड़ी लगा भी नहीं पाए थे कि तभी उनके फ्रेंड को छपाक की आवाज़ आई, जो पानी की आवाज़ है। जी हाँ, मतलब आप ये सोचिए कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड भी नहीं लगते हैं कि कोई खड़ा है, आपने दरवाज़ा बंद किया, कड़ी आप लगाने जा रहे तो छपाक की आवाज़ आ गई, और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा वापस से खोला तो देखा कैलाश जी नहीं है सामने। अभी 2 सेकंड पहले वो यहाँ पे खड़े थे, तो उन्होंने आवाज़ दी कि कैलाश कहाँ हो तुम? तो कुएं के अंदर से आवाज़ आई, हाँ मैं यहाँ पे हूँ। अब भाई आप खुद एक बात सोचिए कि जो दरवाजे पे आप खड़े हो, अभी कोई सामने आपके शख्स खड़ा है दरवाजे पे, आपने दरवाज़ा बंद भी नहीं किया है, और वो शख्स 25 कदम दूर कुएं में कैसे गिर जाएगा? जो कुआं उससे 25 कदम की दूरी पे है, 2 सेकंड में वहाँ कैसे गिर जाएगा? भाग के भी आदमी जाएगा तो उसको इतना पॉसिबल नहीं है, इतनी जल्दी असंभव। जी हाँ, तो ये चीज़ उनको भी समझ में नहीं आई कि ये कैसे हो गया। यानी किसी ने खींचा है आपको, या किसी ने धक्का मारा है, या किसी ने खींचा है आपको,
तो उन्होंने पूछा कि तुम कैसे गिरे, तो कैलाश जी ने मतलब कुएं के नीचे से ही आवाज़ लगाई कि मुझे नहीं पता, बस मुझे यहाँ से निकालो। अच्छा, कैलाश जी बहुत अच्छे तैराक थे, वो करीब कहते हैं 3 घंटे पानी में तैरते रहे हैं। और इनके जो फ्रेंड थे उन्होंने इनके छोटे भाई विशंभर को भी बता दिया, इनफैक्ट मोहल्ले में जितने लोग थे सबको बुला लिया कि देखो कैलाश जो हैं वो कुएं में गिर गए हैं। अचानक से आंधी तूफान शुरू हो गया, भयानक वाला आंधी तूफान। और इनके छोटे भाई रोते जा रहे थे, सबसे मोहल्ले में कहते जा रहे थे मेरे बड़े भाई को बचा लो, क्योंकि पिता उनके थे नहीं, माता उनकी थी नहीं, अब जो भी थे उनके बड़े भाई ही थे। तो रोते जा रहे थे। काफ़ी लोगों ने रस्सी फेंकी या कोई किसी तरह से निकालने की कोशिश की, कभी रस्सी टूट जाती थी, बाल्टी अंदर छूट जाती थी, कैलाश जी ऊपर नहीं आ पा रहे थे। और एक चीज़ जो बहुत ही थोड़ी सी विचित्र हुई वहाँ पे, वो ये हुआ कि वो कुएं का जो पानी था वो ओवरफ्लो करने लगा ऊपर आकर। मतलब जैसे पानी उबलता है ना, मतलब गर्म नहीं था, ओवरफ्लो कर रहा था ऊपर से, मतलब पानी बह रहा था निकल के ऊपर से, मतलब नीचे से ऊपर। कैलाश जी अंदर थे, कैलाश जी ऊपर नहीं आ पा रहे थे, जबकि वो इतने अच्छे तैराक थे। जैसे किसी ने पकड़ रखा हो, जकड़ ऑब्वियसली किसी ने पकड़ रखा हो। और वही मैंने जैसे आपसे कहा था ना कि छलावा जो होता है उसकी ताकत सबसे ज़्यादा पानी के पास होती है। सोचिए इतना अच्छा तैराक जो है वो पानी ऊपर आ रहा है, कभी भी पानी ऊपर आता है तो फ्लोट करके आप आराम से ऊपर आ सकते हो, लेकिन वो नहीं आ पा रहे थे। 3 घंटे तक, 3.5 जितनी देर लगी, उसके बाद कुएं का पानी अपने आप शांत हो गया, तूफान अपने आप शांत हो गया, एंड कैलाश जी की जो बॉडी थी वो तैर के ऊपर आ गई। तब उसको फिर कोई उतरा है रस्सी पकड़ के एंड उसको निकाला गया है। एक तरीके से ख़त्म ही ऊपर आए थे। हाँ जी, ख़त्म ही ऊपर आए। अच्छा, अब जैसा मैंने आपसे कहा कि जनरेशनल कर्स इसको मैं कह सकता हूँ, तो कैलाश जी के कोई बच्चे नहीं थे, उनकी डेथ हो गई थी। और जो विशंभर जी उनके जो भाई थे वो आज़ादी के बाद भी ज़िंदा रहे, काफ़ी साल ज़िंदा रहे, लेकिन उनके भी कोई बच्चे नहीं हुए। अच्छा, उनकी जो बेटियां थीं उनकी अलग अलग जगह शादी हो गई थी। अच्छा, कहते हैं कि जो हमारा पार्टनर होता है, जब हमारी उससे कुंडली मिलती है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो दोष होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या उनका प्रभाव कम हो जाता है। तो उनकी बेटियों की लाइफ में भी मतलब अपनी संतानों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रही हैं। किसी की बच्चे की शादी नहीं हुई, या किसी की बच्चे की शादी नहीं चली, किसी का बच्चा मतलब यंग एज में मर गया, या किसी का मतलब कोई ना कोई अपनी संतानों से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम रही। तो ऐसा मान सकते हैं कि वो जो श्राप है या जो भी कर्स है वो शायद अभी भी उनकी पंडित लोकनाथ त्रिपाठी जी की जो जनरेशन है उसमें चल रहा है। लेकिन ये है क्या कर्स, किसने दिया, क्या हुआ, कुछ ये कर्स इसको हम कह सकते हैं, मतलब पूरा क्या है, हाँ वो मतलब किसी ने दुश्मनी में ब्लैक मैजिक में छोड़ा था, या अब छलावा को पता नहीं ब्लैक मैजिक से लोग सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन जो भी ऐसे मतलब उनकी फैमिली के ऊपर विपदा आती रही और इस जनरेशन में भी आ रही है। और एक और बात आपको बताऊं, पंडित लोकनाथ त्रिपाठी जी जो थे वो मेरी मदर के नाना जी थे। मैं भी उसी फैमिली का हूँ। ये मेरी मम्मी ने मुझे स्टोरी सुनाई है। आखिरी में आपने पूरा सस्पेंस खोला इसका तो। जी हाँ, और मैं एक्चुअली अपनी मम्मी की साइड से मैं अपनी फैमिली में देखा भी है मैंने ऐसा कि मतलब जो भी मतलब मेरी नानी जो थी उनके भी कुछ बच्चे, शुरू में उनकी डेथ हुई। मेरे जो बड़े मामा थे उनके बच्चे नहीं थे, तो मतलब उनके जो मतलब जैसा मैंने आपको बताया, प्लस मेरी मम्मी की जो मासियाँ थीं उनके यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रही हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि उनके जो पार्टनर्स थे उनके मतलब कुंडली के हिसाब से कुछ दोष कम हो गए, लेकिन ये जनरेशन में अभी भी ये चीज़ चल रही है। जिस तरीके से ये मतलब प्रभाव आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही है, नई पीढ़ी आ रही है, नई जनरेशन आ रही है, तो क्या इस चीज़ का कहीं निवारण करवाने की कोशिश नहीं की, किसी को दिखाया हो या फिर हटवाने की कोशिश की हो, पता करवाने की कोशिश की हो? भाई इस एंगल में कभी किसी ने सोचा ही नहीं मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा लगता है, हाँ मुझे ऐसा लगा, मैं हूँ या जो मेरी जनरेशन के जो मेरे कजन्स वगैरह हैं, हम लोग बैठ के सारी बातें करते हैं तो हम लोग कड़ियाँ जोड़ते हैं कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हम लोगों ने मम्मी लोगों से भी, जैसे हमने अपनी मम्मी मासियों लोगों से बात करी तो हमने पूछा कि मतलब क्या क्या हुआ था, तो उन्होंने सारे इंसिडेंट्स बताए कि ये चीज़ें हुई थी। ये तो हम लोगों ने भी पूछा कि आपने कभी दिखाया नहीं किसी को, तो उनका बस यही था कि भगवान की पूजा करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। जैसे मैंने बताया ब्राह्मण हूँ मैं, तो घर में पूजा पाठ शुरू से होती, मतलब आज भी होती ही है, 2 टाइम तो होती ही है रोज़ के रोज़। तो इन लोगों का इस पे ज़्यादा विश्वास है, तो हम लोगों का ठीक है, भगवान का नाम ले रहे हो उतना ही बहुत। कितना दर्दनाक दृश्य होगा जहाँ पर दरवाज़ा बंद करा, पीछे देखा गायब, तुरंत
और सीधा छपाक करके आवाज और वही अंदर। चीज छलावा कभी किसी के सामने नहीं आया, बस आया तो ले ही गया एक ले तरीके ही से। गया एक तरीके से, बस नहीं एक- आया, सामने आया एक जैसे वो कि बच गए थे ना, हाँ जी, जो आई थिंक कैलाश जी थे, वो एक बार ही बच गए थे जब उनके भाई के वो रूप में आया था। 2 बार बचे थे। 2 दूसरी बार। बार जो मैंने बताया कि वो जब बेला का फूल लेकर जा रहे थे तो उसे उन्हें पकड़ लिया था, लेकिन उन्होंने हनुमान चालीसा उस समय पढ़ी थी तो वो बच गए थे। उस समय वहाँ कोई पानी नहीं था, लेकिन अगर वो नहर के पास चले जाते तो शायद वो जो लोहे की चीज़ उनके पास थी उसका भी उनका असर ना होता। वैसे तो भाई जैसे हम बात करते हैं पानी के आसपास, तो इसका भी एक दायरा होता होगा, जैसे आपने बताया 25 कदम दूर, जी हाँ, और छलावा की ताकत इतनी थी कि 1 सेकंड में खींच लिया खींच उन्हें। लिया किसी तरह तो उनको। कितनी शक्ति होती होगी दायरे के शक्ति अंदर। वही पानी के पास जैसे जैसे जाएगा उसकी पावर बढ़ती जाएगी। कुछ होता होगा ऐसा, मैंने सुना है, काफ़ी जगह पढ़ा भी है मैंने, तो मे भी शायद उसकी ऐसी पावर थी कि उसने खींच लिया, और फिर पानी के अंदर जब वो चले गया तब तो कितना भी अच्छे तैराक क्यों ना हो, छोड़ेगा ही नहीं वो तो आपको। तो आपने इस बारे में कभी सोचा है कि आगे जाके आप इसके ऊपर कोई मूवी बनाओगे या फिर बुक लिखोगे? क्योंकि मेरे को पक्का पता है कुछ तो आप करोगे इसका। जी हाँ, आगे कुछ करूँगा, जैसे कि जो नेक्स्ट इंसिडेंट में जो आपको बताने वाला हूँ, ये मुझे मतलब मेरे बहुत पहले पता चला था उस पे, लेकिन उस समय मैं ये हॉरर कंटेंट नहीं बना रहा था, तो मैंने इससे इंस्पायर होकर एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। चलिए, और उसमें हमें कुछ अवार्ड्स भी मिले थे हम लोगों को। बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, तो ये स्टोरी जो है ये 90s की है, और इलाहाबाद उस समय कहते थे, जिसे हम आज प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद की स्टोरी है। एक फैमिली है जिसमें आप सपोज जो मतलब एक जो आदमी है, लड़का जो है, उसका नाम आप मुकेश रख लीजिए, ठीक है, एंड उसकी वो अपनी मदर के साथ रहता है, एंड उसकी एक बड़ी सिस्टर भी हैं। सिस्टर की शादी हो चुकी है, सिस्टर शादी करके कानपुर आ चुकी हैं, और मुकेश और उसकी मदर रहते हैं। तो अब ये हुआ कि अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी बहुत थी, इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। जी हाँ, और इलाहाबाद के एक मतलब पुराने एरिया में रहते थे जहाँ नहीं घर जुड़े होते हैं, जैसे आपने देखा होगा चांदनी चौक के जैसे घर हैं, बैक टू बैक। जी हाँ, तो वहाँ पे वो रहते थे। तो ये हुआ कि अब बेटा ही है, इसी के नाम सारी प्रॉपर्टी होनी है, खेती भी थी, वो घर भी था, तो उन्होंने उनकी मतलब बेटे की शादी हो गई। अच्छा, शादी जब तक बेटे की नहीं हुई थी तब तक तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन शादी हो गई, जो बहू थी वो घर आ गई। बहू का नाम आप सपोज रख लीजिए, भावना रख लीजिए उनकी बहू का नाम। तो जब शादी हो गई, शादी के कुछ महीने बाद से जो उनके पड़ोसी थे उन्होंने उनके घर में कुछ अजीबोगरीब हरकतें होती हुई महसूस की। होता क्या था कि शादी के कुछ महीने बाद जो इनकी वाइफ थी भावना, मुकेश की, वो रोज़ रात को अपने सारे कपड़े उतार कर छत में इधर से उधर टहला करती थी। जी, तो अच्छा, इनका जो छत थी वो ऐसी थी कि मतलब आपने जैसे किसी का 4 मंजिल का घर होता है, किसी का 6 मंजिल का घर होता है, तो जो अगल बगल की जो बिल्डिंग्स थी, एक की मतलब 3 मंजिल था, इनका 4 मंजिल था, बगल वाले का शायद 5 मंजिल था या 6 मंजिल था। तो ऊपर से वो झांक कर जब रात में नीचे वो देखते थे वो लोग, क्योंकि पहले लोग छत में ही सोते थे 90s में, छत में अपने चारपाई बिछाकर या ज़मीन पे दरी बिछाकर वहीं पे सोते थे खुले आसमान के नीचे। तो उन लोगों ने देखा कि वो कुछ पहले बड़बड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी। तो जब उन्होंने झांक के देखा तो देखा जो मुकेश की वाइफ थी वो सारे कपड़े उतार कर छत में इधर से उधर टहल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने नोटिस करनी शुरू की। फिर धीरे धीरे हुआ क्या कि जैसे कभी मार्केट में मुकेश की वाइफ कुछ सामान लेने जाती थी तो वहाँ किसी से झगड़ा करने लगती थी, या किसी बिना बात के किसी को पीट देती थी, कुछ कर देती थी। तो इन लोगों को पहले, अच्छा उस समय भूत प्रेत पे किसी का दिमाग नहीं गया, आसपास मोहल्ले वालों का। उन्होंने उनकी मुकेश की मदर से भी बोला कि आपकी बहू को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, इसको समस्या है, चीज़ों को दिमागी रूप से जोड़। जी हाँ, दिमागी रूप से जोड़ा। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, पता नहीं कैसी बहू है, हमने तो मतलब ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की भी नहीं थी, तो क्या पता हमारे बेटे की लाइफ ख़राब हो गई हो। अभी भी पैरानॉर्मल पे किसी का दिमाग नहीं जा रहा है, ठीक है, जाना भी नहीं चाहिए हर बार। इनकी बहू करीब आप ये समझ लीजिए जब वो प्रेग्नेंट होती थी उससे पहले उसकी ये हरकतें थोड़ी सी बढ़ जाती थी, एंड उसके बहुत सारे मिसकैरेज हुए। और एक बार वो प्रेग्नेंट हुई, एंड आप ये समझ लीजिए कि उसके बहुत ज़्यादा उसकी हरकतें, मतलब आई थिंक 5 महीने प्रेग्नेंट थी, एंड उसकी हरकतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मोहल्ले वाले तक परेशान हो गए थे कि इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उन लोगों ने कहा कि इनके घर में कोई भूत प्रेत तो नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एंड इस बार जब भावना का मिसकैरेज हुआ तो इसमें भावना की भी डेथ हो गई। मतलब जड़ी खत्म हो गई एकदम से। जी हाँ, अभी जड़ ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ से शुरू हुई है चीज़ें। जी हाँ।
भावना के ना रहने के बाद जो इनके मोहल्ले वाले थे, इन लोगों ने सब आए, सब ने इनको सांत्वना दी, थोड़ा हिम्मत बांधी। फिर ये बोला कि बेटे की आप दूसरी शादी कर दो। अभी तुरंत नहीं बोला, कुछ महीने बाद बोला कि बेटे की आप दूसरी शादी कर दो। जब से बेटे की दूसरी शादी की बात हुई, तब से इनके घर पे वापस से चीज़ें शुरू हो गई। अब जो भावना की हरकतें थीं वो मुकेश करने लगा। बिना कपड़ों के टहलना, रात में बिना कपड़ों के टहलता था छत पे, ओह। अजीबोगरीब बातें बोलता रहता था, बड़बड़ाता था, गंदी गंदी गालियाँ देता था। बाहर जाता था, घर से बाहर निकलता था तो बिना को चलते हुए आदमी को थप्पड़ मार दे, को किसी छोटे बच्चे को खिलाने लगे एकदम से जाके, जैसे कि मतलब उसके माँ बाप भी परेशान हो जाते थे, जो बच्चा होता था कि कहीं ये क्या पागल वाली हरकत कर रहा है। एक शाम मुकेश ऐसे ही रात में, जब मोहल्ले वाले सब मजाक बनाने लगे इसको चिढ़ाने लगे, पागल है पागल है पागल है। एक रात वो ऐसे ही पूरे कपड़े उतार के अपनी छत में टहल रहा था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनके जो बगल वाला घर था उसकी जो छत थी वो कुछ 1-2 फ्लोर ऊपर थी। तो ऊपर से जो मतलब जो उनके पड़ोसी थे, उनके बच्चों ने कुछ बोला होगा उसको। करीब आप ये समझ लीजिए होगा 15 फीट से 18 फीट की ऊंचाई होगी। मुकेश जंप मार के ऊपर पहुंच गया उनकी छत पर और उसके बच्चे का उसने गला पकड़ लिया। ओहो। तो ये सारी चीज़ें जब बढ़ गई तो सब मतलब मोहल्ले वाले बहुत परेशान हो गए। तो उसकी मदर से बोला काफ़ी उसको कि आप इसको बंद रखा करो, नहीं तो हम इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था। अच्छा, इसी बीच जो इनकी बड़ी बेटी थी, मुकेश की जो बड़ी सिस्टर थी, वो यहाँ पे आई इनसे मिलने। तो उन्होंने जब सारी चीज़ें देखी, अच्छा वो उस समय भी आई थी जब उनकी भाभी जी की डेथ हुई, वो पहले भी आती रहती थी। तो उसकी मतलब जो मुकेश की सिस्टर थी, उसकी और मुकेश की वाइफ की बहुत अच्छी बनती थी। तो मतलब क्योंकि बड़ी बहन थी तो अपनी मतलब छोटी बहन की तरह उसकी केयर करती थी, सारी चीज़ें करती थी। जो जब वो नहीं रही तो उसको भी बहुत दुख हुआ। उसका एक बेटा था जिसका नाम मैं तरुण रख लेता हूँ। उनकी जो बड़ी बहन थी उनका बेटा था, छोटा ही बेटा था। तो जो इनकी मदर थी मुकेश की, जब बहुत परेशान हो गई, काफ़ी महीने बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो उनकी मदर ने ये बोला कि देखो मेरा बेटा जो है उसकी तो कंडीशन ऐसी है कि मतलब ये ठीक नहीं हो पाएगा। उनको जैसे कुछ पता था कि मतलब कोई चीज़ है ऐसी कि मेरा बेटा ठीक नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को बुलाया कि ये जितनी प्रॉपर्टी है मैं तुम्हारे बेटे तरुण के नाम कर देती हूँ। तो उनकी बेटी मतलब अच्छे दिल की थी, तो उसने कहा कि नहीं माँ, मुझे कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं चाहिए, आप बस भाई के ऊपर ध्यान दो कि भाई थोड़ा सा सही रहे। अच्छा, रात में जब उनकी बेटी सो रही थी, जब उसकी आँख खुली है, तो जो मुकेश था वो मतलब सारे कपड़े उतार कर अपनी बहन के रूम में ऐसे उसके बेटे को बैठकर देख रहा था। बेटे के ऊपर बैठा, छोटा बेटा था उसका, तरुण छोटा था, होगा तरुण 3-4 साल का। अच्छा जी। तो ये बहुत ज़्यादा डर गई। तो उसने कहा कि मतलब, और उस समय मुकेश की जो आंखें थीं उसकी पुतली पूरी वाइट थी। तब यहाँ पे चीज़ें कनेक्ट हुई कि मुकेश जो है वो किसी एंटिटी से पोसेस्ड है। तो उनकी जो बेटी थी उनका नाम हम कुछ भी सुमन रख लेते हैं, कुछ भी रख सुमन रख लेते हैं। तो सुमन जो थी मुकेश की सिस्टर, वो समझ गई कि मेरा भाई जो है इसके ऊपर किसी एंटिटी का साया है, मतलब कोई है इसके ऊपर। तो उन्होंने काफ़ी ऐसे कोई तांत्रिक ओझालों को संपर्क किया। उनकी मदर ने भी मना किया उनको कि नहीं अभी मत बुलाओ। उस समय तो वो नहीं बुला पाई उसको तांत्रिक ओझा को, क्योंकि उनकी मदर जो थी वो अगेंस्ट में खड़ी हो गई थी। एक दिन आप ये समझ लीजिए इनकी मदर सो रही थी एंड उनको अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एंड जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि मुकेश अपनी मदर का ही गला दबा रहा था। तो काफ़ी छटपटाई, किसी तरह कुछ तोड़ा फोड़ा। तो जब उनकी सिस्टर आई, सिस्टर बगल वाले रूम में सो रही थी बेटे के साथ, तो वो जब आई तो उसने मुकेश को अलग किया। तब इनकी मदर को भी ये हुआ कि नहीं यार, अब कुछ है, बुला लेना चाहिए। तो तांत्रिक को बुलाया। अच्छा, ये उन्होंने मतलब बहुत छिपे तौर पे किया, क्योंकि मोहल्ले का वो ज़्यादा ध्यान रखते थे कि किसी को पता चल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो तांत्रिक ओझा है, उन्होंने मतलब जो भी अपनी विधि करी, मुकेश को बैठाया अपने सामने, सारी चीज़ें करी। अब जो एंटिटी थी वो सबके सामने उसने अपने आप को जाहिर किया, आगे सामने। ये मुकेश की पत्नी की एंटिटी थी, जो पहले निवस्त्र होकर घूमती थी छत पे। जी हाँ। उसने आके जो चीज़ रिवील की है, मतलब ये आप ये समझ लीजिए, ये जो सस्पेंस खुलने वाला है ना, इसको सुन के लोग, मतलब मैंने तो बचपन में सुना था, छोटा ही था मैं तो मतलब डर रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी जब मैं सोचता हूँ उसके बारे में तो मतलब लगता है लोग कैसे होते हैं। मुकेश की वाइफ की जो एंटिटी मुकेश पे आई थी, उसने बताया कि जब मेरी शादी होके मैं यहाँ पे आई थी
तो इनकी माँ जो थी उनको बेटा चाहिए था। ऐसे ही एक सिमिलर स्टोरी मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में भी सुनाई थी। ये ऐसे ही एक मिलती जुलती एक रियल इंसिडेंट और है। तो ये कुछ किसी वैद्य हकीम से कोई एक ऐसी दवा लेकर आती थी, जड़ी बूटी लेकर आती थी और मुझे ज़बरदस्ती वो खिलाती थी जिससे बेटा हो जाए। लेकिन उससे मतलब आप ये समझ लीजिए इतनी ज़्यादा उसकी जो साइड इफ़ेक्ट होते थे उस दवा के या क्या होते थे कि वो गर्मी उनके दिमाग में चढ़ जाती थी और वो सारे कपड़े उतार कर सिर्फ इसलिए छत में डालती थी कि उनको दिमाग का उनके साथ देता नहीं था। वो गर्मी इतनी लगती थी कि वो रात में खुली हवा में सारे कपड़े उतार कर घूमती थी। कोई वो पजल्स नहीं थी, ये उस दवा का असर था। और जितनी बार वो मतलब प्रेग्नेंट होती थी तो किसी दाई के थ्रू या किसी के थ्रू वो पता करवाती थी जो उनकी मदर थी कि अच्छा वो लोग नाड़ी देखकर, कुछ दाई माँ लोग जो होती हैं नाड़ी देखकर बता देती हैं कि बेटी है कि बेटा है। तो जब बता देती थी कि बेटी है तो उसको ऐसी दवा देती थी जिससे वो मिसकैरेज हो जाता था। तो 5वें मिसकैरेज में खत्म। 5वें में अच्छा वो सूख कर कांटा हो गई थी। इसका रीज़न भी ये था कि वो उसका इतना ब्लड लॉस हो जाता था, प्लस इतनी उस दवा की वजह से, साइड इफ़ेक्ट की वजह से इतनी कमज़ोरी आ जाती थी कि वो एकदम दुबली पतली हो गई थी। तो जब उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई है तो 5वें महीने का मतलब आप सोचिए 5वें महीने में अगर आप किसी का एक तरीके से अबॉर्शन ही करा रहे हो तो वो भी तब जब जो मदर है वो इतनी हेल्दी नहीं है तो उसका असर बच्ची के साथ साथ शरीर मदर की भी जान चली गई। एंड उसने बोला, जो मुकेश की वाइफ थी जिसका नाम उन्होंने भावना रखा था शायद, सुमन बहन का नाम था, उसने बोला कि मेरे हस्बैंड ने भी कभी मेरा साथ नहीं दिया। पता था हस्बैंड को इस बारे में? हाँ, वो हस्बैंड वो कहते हैं आजकल वो कहते हैं ना हम लोग ममाज बॉय, वो वैसा टाइप का था। तो ममाज बॉय होना कुछ बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ना कौन क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है। तो उसने कहा कि अब इस माँ बेटे की ज़िंदगी में हराम कर दूंगी। और जो मेरा हस्बैंड है जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए थे, जिसने मुझसे इतनी कस्में वादे किए थे कि मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, और ये मुझे और मेरी बच्ची को बचा नहीं पाया अपनी सिर्फ माँ की जी हुजूरी के चक्कर में, इसको तो मैं मरने भी नहीं दूंगी। तड़पेगा ये। और जो बहन बैठी थी सुमन, उसने बोला कि जो दीदी आप जो हो, आपने हमेशा मेरा साथ दिया। आपको पता था कि आपकी मदर मुझे परेशान करती हैं या ये करती हैं। आप उनसे जब घर आती थी तो आप मेरा पक्ष लेकर उनसे लड़ती थी। तो आपको तो मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन अगर आपने इस घर पे या इन लोगों की हेल्प करने की कोशिश किया, इस घर की या प्रॉपर्टी पे आपने अपना मतलब वो कब्जा करने कुछ करने की कोशिश की, तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी, आपके बेटे को भी नहीं छोड़ूंगी। इसलिए वो तरुण को घूर रही थी। जी हाँ। तो आप वो बस धमका आ रही थी, वो बस मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुकेश के सिस्टर से। तरीके से निकल जाओ। ये था कि मतलब मैं आपकी इज्जत करती हूँ तो शांति से निकल जाओ, अगर आप मेरे आड़े आई तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तो उनकी बहन जो थी वो तो अपने बच्चे को लेके, भाई हर किसी को अपना बच्चा और परिवार प्यारा होता है, और प्लस उसे पता भी था कि मेरे माँ भाई के क्या हरकतें हैं, कर्म क्या हैं, तो वो तो दूर हट के अपने बच्चे को लेके आ गई। तभी इनके पास एक दिन न्यूज़ आती है सुमन के पास में कि जो मुकेश है उसने अपनी मदर को आरे से चीर कर मार दिया। भाई हमारे कैमरामैन की भी आह निकल गई। अरे भाई एकदम से सुमन आती हैं एंड घर वाले लोग, अच्छा मोहल्ले वालों को तो पता नहीं कि भूत है कि क्या है और ये सारी चीज़ें। और तो फिर ये हुआ कि अब मुकेश का क्या होगा, पुलिस पकड़ गई। तो ये हुआ कि वो मानसिक रूप से बीमार है। तो लखनऊ में एक मेंटल हॉस्पिटल है नूर मंजिल करके, वहाँ पे मुकेश को छोड़ा गया और वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आज भी हैं। आज भी हैं? जी हाँ, वो आज भी पागल खाने में ही हैं। और वो मतलब अब शायद लखनऊ में है या जहाँ भी शिफ्ट करा हो उनको, वो प्रॉपर एक वो काल कोठरी जैसी जगह होती है, वो वहाँ पर उनको रखा जाता है। बेड़ियों में? जी हाँ, बेड़ियों एंड उसमें। एंड जो सुमन है मतलब उसके बाद उन्होंने मुकेश से कभी मिली नहीं। वो भाई है, कभी हाल चाल लेने के लिए कभी रिश्तेदारों से पूछ लिया जो मिलने जाते हैं या जिनके पास नॉलेज है कि जानकारी है कि मुकेश इस समय कैसा है, तो मुकेश जिंदा हैं आज भी। और वहाँ पे जो भी उनके रिश्तेदारों से सुमन जी को पता चला कि मुकेश जिस जगह पे है, वहाँ पे जिस उसको एक काल कोठरी में बंद है, वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो कहते हैं कि ये अकेला पड़ा बड़बड़ाता रहता है, पता नहीं किससे बात करता है। और जब इससे पूछो कि मतलब तुमने अपनी माँ को क्यों मारा, तो हमेशा कहता है कि मैंने नहीं, मेरी बीवी ने मारा है, भावना ने मारा है। और एक मजे की बात जो भावना ने बोली थी कि मैं इसको तड़पाऊंगी, आप ये देखिए मतलब जैसे लड़कियों के पीरियड्स आते हैं महीने में एक बार,
हर महीने 5 दिन मुकेश के प्राइवेट पार्ट से खून निकलता है। और जैसे फीमेल्स के पीरियड आते हैं वैसे, और लास्ट डे उसके इतने ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, लेकिन आज भी वो जिंदा है। ब्लड लॉस इतना होता है कि मतलब 2 दिन का वो होश में ही ना रहे, इतना उसका ब्लड लॉस होता है प्राइवेट पार्ट्स से, जैसे कि उसी का मिसकैरेज हुआ। आज भी मुकेश के ये हाल हैं। और ये कहानी जो सुमन जी जिनके मैं बता रहा हूँ, उनका जो बेटा तरुण है वो मेरे बचपन का दोस्त है। तो तरुण की मदर जो आंटी हैं, मतलब नाम तो नहीं ले रहा हूँ, तरुण भी उसका नाम नहीं, आपको पता होगा। तो आंटी ने मुझे मतलब बचपन में ये स्टोरी भाई आप तो खतरनाक चीजें लेके घूम रहे हो, खुद भी ऐसी पीढ़ी से, दोस्त भी ऐसे ही सारे मिले जुले। भाई इस चीज को फिर आपने दर्शाया कैसे? मतलब जब आप बता रहे थे कि अवार्ड्स मिले हैं शॉर्ट फिल्म में, हाँ वो शॉर्ट फिल्म मैं आपको भेजूंगा पर्सनली, मैं आप जनता के लिए देखिएगा। उसका एक पोस्टर लगाना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप जी। इसे अच्छे तरीके से एक बार देखें। जी हाँ, मैं लिंक भी दे दूंगा आपको। समा बांधने का काम है हमारे अविनाश भाई का, समा बांध देते हैं बिल्कुल। स्टोरी मैंने लिखी थी एंड जो डायरेक्टर हैं वो पारुल हैं उस शॉर्ट फिल्म की। जी जी हाँ, तो वो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। चलिए वो हम डिस्क्रिप्शन में जरूर मैंने उसमें एक्चुअली मैंने बहुत बचपन में स्टोरी सुनी थी, तो मैंने उनसे पूछा नहीं था, मैंने इंस्पायर होके वो शॉर्ट फिल्म बना ज़रूर दी थी। अभी जब से मैंने अपना चैनल शुरू किया तो मैंने वापस से अपने फ्रेंड से बात की। मैंने कहा एक बार आंटी से पूछ लो कि अगर मैं इस इंसिडेंट को कवर करूं तो उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं है। तो उसने कहा, आंटी से बात हुई तो आंटी ने कहा नहीं कर लो बेटा, कोई इशू नहीं है, बस नाम अगर हो सके तो मत डालें। मैंने कहा नहीं, नाम मैं बिना परमिशन के किसी का असली यूज़ नहीं करता हूँ। और देखो अब भी जनता ये सारी चीजें बोलती है कि ये चीजें नहीं होती, ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं होती। भाई देखिए, जिसके साथ होता, कहते हैं ना अपने मरने पे ही स्वर्ग नजर आता है। दूसरा हमें बताएगा कि भाई स्वर्ग ऐसा है तो हम नहीं मानेंगे। जब खुद मर के इंसान ऊपर जाएगा तभी तो बता पाएगा स्वर्ग कैसा सही है। बात जिसके साथ होता है वही इस चीज़ को सच मानता है, बाकी लोग तो कहानी मानेंगे। और अच्छा ही है, मैं चाहूँगा लोग कहानी ही माने, ज़्यादा लोगों के साथ ये चीज़ें ना ही हो तो ही बेहतर। आपने शुरू में भी मेंशन किया था कि अच्छा हर चीज़ को उस तरीके से ना जोड़े। जब आपने बताया था कि जो भावना थी वो निवस्त्र होकर ऊपर बिना कपड़ों के घूमती थी, वो आखिरी में वही निकला एग्जैक्टली कि वो जड़ी बूटी इस तरीके की खिलाया करती थी कि दिमागी रूप से काफ़ी बीमार हो गई थी। वही चीज़ तो भावना के मरने के बाद ये सारी पैरानॉर्मल चीज़ें शुरू हुई हैं। और भावना नहीं बताया सच्चाई क्या, भावना नहीं सच्चाई बताई। कभी कभी गए इंसान जो दूसरी दुनिया में गए होते हैं उन्हें आगे सच्चाई बतानी पड़ती है कि इंसाफ के लिए कि हुआ क्या मेरे साथ। एग्जैक्टली ये चीज़ भी, ऐसे काफ़ी केसेस मैंने भी सुने हैं कि मतलब जो नहीं रहे हैं उनको, जैसे किसी का मर्डर हो गया है तो उसकी जो आत्मा है एंटिटी, उसने आके बताया है कि मेरा मर्डर कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें कैसे हुई। ऐसे भी केसेस हैं, रियल केसेस हुए हैं ऐसे भी। जहाँ पर अभी भी रिसर्च चल रही है, साइंटिफिक रिसर्च इन चीज़ों पर चल रही है, काफ़ी मशहूर केसेस हैं। हाँ जी, जो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। जी हाँ। आते हैं भाई अगले किस्से में। तो गाज़ियाबाद में एक ऐसी बिल्डिंग है जो पिछले 10 साल से उसका कंस्ट्रक्शन वर्क अभी पूरा नहीं हुआ है। और कहते हैं कि वो बिल्डिंग जो है एक श्रापित ज़मीन पे बनी है, जिस वजह से उसका कंस्ट्रक्शन जो भी बिल्डर कराने की कोशिश करता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या कुछ मतलब इंसिडेंट्स हो जाते हैं वहाँ पे पैरानॉर्मल, कि जितने मज़दूर हैं वहाँ से काम छोड़कर चले जाते हैं। और वहाँ पे मतलब ये भी कहा जाता है कि कुछ साल पहले करीब 10-12 मज़दूर काम करने के लिए अंदर गए थे, लेकिन वो आज तक वापस नहीं आए। उनका मतलब नामो निशान तक नहीं है कि वो कहाँ हैं, क्या उनका क्या हुआ किसी को नहीं पता, गायब हो गए वो। और ये मैं मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताऊंगा, बस ये कह सकता हूँ कि जो गाज़ियाबाद में जो मतलब मेन मेट्रो लाइन है उसी के पास, हिंडन रिवर के पहले थोड़ा उसी के पास में वो बिल्डिंग है। और एक कमर्शियल मार्केट नहीं होती जैसी, मतलब ज़्यादा ऊंची नहीं है, 4-5 मंजिला होगी, लेकिन चौड़ी काफ़ी है। और जो बाहर जो शॉप्स हैं उसमें पहले शटर्स नहीं थे, अभी तो शटर पड़ गए हैं उसमें। तो ये कहानी है आज से 2 साल पहले की, 3 दोस्तों की कहानी है। दोस्तों के नाम हम रख लेते हैं गौरव, सुमित और आकाश। जिसमें से गौरव, अच्छा ये लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ में पढ़ रहे हैं, इन लोगों का 2nd ईयर है या 1st ईयर कुछ है इन लोगों का। और गौरव और आकाश प्रॉपर गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, शास्त्री नगर एक जगह है गाज़ियाबाद में, वहाँ रहते हैं ये लोग। और जो सुमित है ये बिहार के एक छोटे से शहर से पढ़ने आया है यहाँ पे। तो कॉलेज में इन लोगों की फ्रेंडशिप हुई। आकाश और गौरव तो शायद पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, सुमित से इन लोगों की फ्रेंडशिप हुई। एंड ये तीनों लोग मतलब जो अर्ली 20s की एज होती है वो थोड़ी सी नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की होती है, जैसे कि नए रिस्क लेने की भी होती है और नई नई ऐप और आदतें पालने की भी होती है। तो इन तीनों को ने भी थोड़ी सी मतलब खाने पीने की आदतें लग गई इन लोगों को। तो ये लोग तीनों मतलब जगह ढूंढते थे कि जहाँ हम पार्टी कर सकें, ड्रिंक वगैरह कर सकें घर वालों से छिपकर। अच्छा सुमित के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो कहीं भी बैठ के मतलब उसको पिला दो, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे वो बिहार में रहते थे, जैसे मैंने बताया बिहार के छोटे शहर से आया था।
गौरव और आकाश को ज़रूरत होती थी ऐसी जगहों की। एक बार गौरव इन दोनों से बोला कि भाई देखो, एक जगह पता चली है मुझे, एक ऐसी बिल्डिंग है यहाँ पे पास में ही है, नए बस अड्डे के पास में, और वहाँ पे कोई नहीं आता है रात में। तो हम लोग एक काम करते हैं, आज पार्टी वहीं करेंगे और जो भी मतलब खाने पीने की चीज़ें लेके हम लोग रात में सीधे 10-11 बजे बिल्डिंग चल लेंगे हम लोग। मैं अपने घर पे बोल दूंगा कि मैं सुमित के पीजी पे हूँ, या तुम बोल देना कि इसके घर पे नाइट स्टे, वॉटेवर जो भी है। ठीक है, इन लोगों ने अपना बियर कलेक्ट की, जो भी स्नैक्स वगैरह इन लोगों ने लिए, और उस बिल्डिंग पहुँच गए। अच्छा, बिल्डिंग जब ये लोग पहुँचे हैं, इन लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि वो बिल्डिंग, वो एक्चुअल में बिल्डिंग में आप उसके बाहर भी जाके अगर आप रात में खड़े होगे ना, आपको बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आएंगे, बहुत ज़्यादा आपको अंदर से लगेगा कि यार मतलब रुकने का मन नहीं करेगा। लेकिन अब लड़कपन है लड़कों में, तो उन्होंने कहा, पहले तो लगा कि यार चलें कि ना चलें, फिर ये हुआ कि यहाँ पे कोई गार्ड भी नहीं होता है रात में, तो चलो चलते हैं हम लोग, यहाँ पार्टी करेंगे, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। इन लोगों को नहीं पता यहाँ पैरानॉर्मल है कि क्या है। ये लोग अपना अंदर चले गए, फर्स्ट फ्लोर में गए। तो बिल्डिंग के बाहर मतलब जैसे मैंने बताया कि प्लास्टर हुआ है और सरिया वगैरह अभी भी हैं, पेंटिंग कुछ नहीं हुई है, दीवार उसमें अभी नहीं लगी है। तो एक शॉप के, फर्स्ट फ्लोर की शॉप जो थी, उससे बाहर पैर लटका कर ये लोग मेन रोड की तरफ फेस करके बैठ के अपना ड्रिंक वगैरह करने लगे। तो 1-2 बियर पी होंगी, या जो भी जितना भी पिया इन लोगों ने शराब। तभी अचानक इन लोगों को ऐसा लगा जैसे ग्राउंड फ्लोर से कोई तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रहा है। तो इन लोगों ने मतलब शांत हो गया, थोड़ा सा रुक गए कि यार ऐसा तो नहीं कोई गार्ड आ गया हो, या पुलिस जो घूमती है रात में अपनी पीसीआर लेके कहीं, ऐसा तो नहीं मेन रोड से उन्होंने देखा हो 3 लड़के बैठे हैं पी रहे हैं यहाँ पे। तो सब ये लोग शांत हो गए, एंड सीढ़ियाँ बहुत तेज़ चढ़ते चढ़ते ऊपर आए, एकदम से ख़त्म आवाज़। तो उन लोगों को लगा कि कौन है, मतलब रुक क्यों गया। तो आवाज़ भी दी, भाई कौन है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो आकाश उठ के गया, उसने जाके देखा तो कोई नहीं। अच्छा, वो स्टेयर केस भी ऐसा है कि आप जंप नहीं कर सकते हो इधर उधर, दोनों तरफ दीवार है उसके स्टेयर केस के। तो अगर वो चढ़ के ऊपर आया है, अगर वो वापस नीचे भी जाएगा तो आवाज़ आएगी उसके चलने की, क्योंकि वहाँ एकदम शांति है, एकदम जो मैंने बिल्डिंग जैसी आपको बताई, एकदम शांति है। तो उसने कहा भाई यहाँ तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है, कौन आ रहा था यहाँ पे। तो इन लोगों को तब भी दिमाग में नहीं आया कि ये कोई पैरानॉर्मल चीज़ है क्या। तभी इनको लगा कि ऊपर की 2nd फ्लोर से कुछ इनको आवाज़ें आ रही थी। तो इन्होंने इसको मतलब इन लोगों ने कहा कि चलो ऊपर चल के एक बार देखते हैं है क्या। तो ये लोग जब ऊपर गए हैं तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे ऐसे ही कुछ जैसे मज़दूर नहीं होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है, वहाँ जो लेबर क्लास लगी होती है, वो दिन भर काम करती है, जो दिहाड़ी मिलती है उससे अपना खाना वाना खरीद के रात में अपने परिवार के साथ उसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सोते हैं ये लोग। जी हाँ। तो वैसा उनको वहाँ माहौल लगा कि कपड़े टंगे हैं, 10-12 मज़दूर हैं, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई कुछ खा रहा है कुछ। तो इन लोगों ने देखा कि यार अभी तो हमें लग रहा था कि यहाँ पे खाली है, कोई नहीं है। आकाश ने भी बोला गौरव से कि गौरव यार तू तो कह रहा था कि यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, सब लोग रह रहे हैं। तो गौरव ने कहा यार ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। तो उन्होंने पूछा कि भैया यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, हम लोग नीचे बैठे हैं। किसी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, सुमित यहाँ पे शांत खड़ा है, सुमित कुछ नहीं बोल रहा। तो जब ये लोग बात करने लगे उन लोगों से, वो लोग जवाब नहीं दे रहे थे जो मजदूर थे, सुमित एकदम से नीचे भागा। तो ये लोग बोले कि क्या हो गया, सुमित को ऐसे नीचे क्यों भाग रहा। तो ये लोग भी सुमित के पीछे है, वो सीधे बिल्डिंग से बाहर निकल के खड़ा हो गया और बहुत घबराया हुआ था। तो इन लोगों ने पूछा भाई क्या हो गया, क्यों घबरा रहा है, कुछ देखा तूने, कुछ महसूस किया। कह रहा भाई बस चलो यहाँ से, अगर तुम लोग नहीं जाओगे मैं अकेला चला जा रहा हूँ, चाहे मैं पैदल मेरे को जाना पड़े घर, क्योंकि रात हो गई थी, कन्वेंस मिले ना मिले, तो मैं अकेला जा रहा हूँ, तुम लोगों को रुकना रुको, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो काफ़ी उसने ज़िद करी, तो ये दोनों भी उसके साथ वापस घर लौटने को मान गए। तो जो जैसे ये लोग आए थे स्कूटी से ट्रिपलिंग करके वापस अपने घर गए। सुमित को उसके पीजी में छोड़ा, सुमित ने कोई बात नहीं करी, वो बस उतरा है इनकी स्कूटी से, वो सीधे अपने पीजी में अंदर चला गया। गौरव ने आकाश को उसके घर पर ड्रॉप किया, अपने घर आके सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग गौरव का फ़ोन बजा, तो उसने जब फ़ोन उठाया तो वो देखा तो आकाश की मदर का कॉल था। तो गौरव ने पूछा, उसको लगा कि शायद आकाश की पोल खुल गई है, अब उसके चक्कर में मैं भी लपेट लिया जाऊंगा। तो उसने कॉल उठाया, उसने कहा जी आंटी बताइए। इधर आंटी की आवाज़ बहुत घबराई हुई थी कि बेटा तुम लोग कहाँ गए थे कल रात में। तो इसका और थोड़ा सा लगा कि यार लगता है आकाश ने मुंह खोल दिया या उसके मुंह से महक आ गई है। अरे सॉरी आंटी, हम लोग पार्टी में थे, वो उस कॉलेज की पार्टी। उन्होंने कहा बेटा आकाश की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तुम घर आ जाओ मेरे सीधे। तो उसने कहा कि यार रात में उसने इतनी ज़्यादा पी भी नहीं थी, फिर उसका ऐसे क्या हालत ख़राब हो गई उसकी। उसने कहा चलो एक बार देख कर आता हूँ। तो उसने अपनी सिस्टर की स्कूटी ली। आकाश का घर ये शास्त्री नगर में रहता था, आकाश वहीं पास में एक कवि नगर है गाज़ियाबाद में, वहाँ पे ये रहता था अपना आकाश।
गौरव आकाश के घर गया तो देखा कि बाहर ड्राइंग रूम में इसकी जो मदर थी, जो भाई थे, वो लोग सब परेशान होकर फ़ोन कर रहे थे सब लोगों को। ये अपने हस्बैंड को फ़ोन कर रही थी, वो उस समय सिटी में नहीं थे, उनके जो हस्बैंड थे, आकाश के फादर यानी। तो उसने पूछा आंटी क्या हो गया? तो उन्होंने पूछा बेटा तुम लोग क्या, कहाँ गए थे, क्या है? और आकाश की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। तो उसने पूछा आंटी आकाश है कहाँ पे? तो इन्होंने कहा बेटा मैंने उसे रूम में लॉक कर दिया, तुम मत जाओ वहाँ पे। तो गौरव भी कहने लगा क्या बात कर रही हो आंटी, क्या क्या हालत ख़राब है उसकी? तो आंटी ने कहा नहीं बेटा बस मत मिलो उससे, उसकी हालत बहुत ख़राब है, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो हमने उसे रूम में लॉक कर दिया। अब इसके अंदर और चुल मच गई कि यार ऐसा क्या हो गया आकाश को, मेरे को जानना है। क्योंकि ये गौरव जो है इसको रिस्क लेने में बहुत मज़ा आता था। जैसे कुछ होते हैं ना हमारे फ्रेंड्स में, एक होता है जो कहता है अरे चल छोड़ भाई देख लेगा, जो होगा देखा जाएगा, वो वैसा टाइप का लड़का था। तो उसने कहा नहीं आंटी मैं देख कर आता हूँ। वो जब रूम में गया है तो उसने देखा है कि आकाश किसी जानवर की तरह अपने चारों लिम्स पे, मतलब हाथ दोनों पैर पे चल रहा है और जो भी कमरे में चीज़ें रखी उसे सूंघ रहा है किसी जानवर की तरह। तो उसने बोला आकाश क्या हरकत कर रहा है तू? आकाश ने जब इसकी तरफ देखा है तो उसकी आंखें दोनों वाइट, मतलब ऐसे पलटी हुई, जैसे पलटी हुई आंखें पलट जाती हैं ऐसी आंखें। तो पहले ऐसा लगा कि मजाक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, लेकिन वो एकदम से दौड़ा इसकी तरफ, दरवाजे की तरफ चारों पैरों से। तो एकदम से घबरा कर इसने दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगा दी। अब ये भी थोड़ा सा डर गया कि यार ये क्या हो गया। अच्छा इनकी मदर को समझ में आ गया था कि इसके ऊपर कोई जी हाँ ऊपरी हवा है, वो मतलब बिलीव करती थी इन चीज़ों पे। तो उन्होंने बिना देर किए कोई मतलब डॉक्टर का उन्होंने उस समय दिमाग ख्याल नहीं आया, उनके एक फैमिली फ्रेंड थे जो पास में ही राजनगर में रहते थे, उनको कॉल किया। क्योंकि उन्हें पता था कि उनके फैमिली फ्रेंड के एक पड़ोसी जो हैं वो एक भगत हैं, वो इन चीज़ों से डील करना उनको आता है। तो उन्होंने उनको अपने फ्रेंड को कॉल करके बुलाया। उन्होंने जो उनके भगत जी थे उनको लेकर कुछ 1-2 घंटे बाद आकाश के घर आए, किसी तरह उसको कंट्रोल में किया, सारी चीज़ें बताई। ये नहीं बताया कि कहाँ से आई है क्या है, लेकिन ये चीज़ें उन्होंने किसी तरह से मामला उस समय के लिए संभाल लिया, उसको आकाश को कंट्रोल करके सुला दिया। बोला जो भी आगे विधि उनको करने को, पूजा करने को बताई कि ये पूजा हमें करवानी होगी, मेहंदीपुर बालाजी ले जाना होगा, वो सारी चीज़ें। गौरव भी वहीं पे था। गौरव ने एकदम से गौरव को ध्यान आया कि यार सुमित को ये चीज़ नहीं पता, सुमित को बताता हूँ। सुमित को उसने 2-3 कॉल लगाया, सुमित ने कॉल नहीं उठाया। बड़ी मुश्किल से 5वें 6ठे कॉल पे सुमित ने कॉल उठाया है। तो उसने बोला यार तू कहाँ है, तुझे पता भी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? मतलब उसने आकाश का नाम नहीं लिया, उसने बोला तुझे पता भी है क्या हो रहा है यहाँ पे? इधर से सुमित बोला पता है तू आकाश की बात कर रहा है ना, आकाश के साथ प्रॉब्लम हो शुरू हो गई। गौरव कह रहा है यार तुझे कैसे पता, आंटी ने तुझे कॉल करके बताया क्या? कह रहा नहीं, मुझे बस पता है कि आकाश के साथ में कोई खेल शुरू हो गया है और ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं जो पिछली रात, कल रात को हम लोग बिल्डिंग में बैठे थे, वहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। तो गौरव ने कहा यार तू क्या अजीबोगरीब बात कर रहा है, तू क्या कहना क्या चाहता है? तब सुमित ने बताया कि जब ये लोग 2nd फ्लोर पे उस बिल्डिंग के गए थे तो गौरव और आकाश को ही वो मजदूर दिखाई दे रहे थे, सुमित को नहीं नजर आ रहे थे। अच्छा सुमित क्योंकि बिहार के एक छोटे से शहर से था तो उसको थोड़ी बहुत नॉलेज थी, उसने अपने गाँव में ये चीज़ें होती हुई देखी होंगी या सुनी होंगी, तो उसको इन चीज़ों की नॉलेज थी। तो उसने मतलब वो इसीलिए वहाँ से भाग आया था, वो समझ गया था कि इस बिल्डिंग में कुछ गलत है। लेकिन अभी जब फ़ोन पे ये बात कर रहा है गौरव से तो सुमित बहुत ही वियर्ड साउंड कर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके साथ भी कोई प्रॉब्लम है। तो गौरव ने पूछा अच्छा वो सब छोड़, मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ। तो उसने कहा नहीं, मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, और मैं आज से तुम लोगों से दोस्ती तोड़ रहा हूँ और मैं ये शहर छोड़कर वापस अपने गाँव जा रहा हूँ सारा सामान लेकर। तो गौरव ने कहा यार क्या हरकत कर रहा है तू, फालतू की बातें कर रहा है तो। लेकिन सुमित ने उसका फ़ोन काट दिया एंड फ़ोन स्विच ऑफ भी कर दिया। अच्छा गौरव भी थोड़ा सा बहस हो गई थी तो उसने कहा छोड़ो नहीं जाना इस पागल आदमी के पास। अब आकाश का उतारा हुआ, मेहंदीपुर बालाजी भी गए, सारी चीज़ें हुई, वो आकाश ठीक हो गया एक तरीके से। अब जो गौरव है उसके अंदर एक मतलब चुल उसके अंदर उठी, जैसे मैंने कहा रिस्क लेने की आदत। उसने कहा मैं पता करूँगा उस बिल्डिंग में क्या प्रॉब्लम है। तो वो दिन में गया, तो दिन में एक वहाँ पे एक गार्ड बैठा था। तो उसने गार्ड के पास गया, उसने पूछा कि पहले तो गार्ड ने उसे भगाया कि चलो जाओ यहाँ से, तुम यहाँ मत रुको। लेकिन वो उसके गार्ड के पास गया एंड उसने कहा कि अरे भैया कुछ पैसे वैसे खिलाए या जो भी, उसको सिगरेट बीड़ी ऑफर की। तो गार्ड ने उसको पूरी बिल्डिंग की हिस्ट्री बताई कि ये इतने सालों से ये बंद नहीं रही है और एक बिल्डर खरीदता है, प्रॉब्लम होती है, वो इसको दूसरे को बेच देता है और काफ़ी ऐसे महीने निकल जाते हैं जब इस बिल्डिंग का कोई मालिक भी नहीं होता है। और मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो सिर्फ लोगों को अवेयर करने के लिए कि आप यहाँ पे मत आओ, रात में मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ। अच्छा जी।
गौरव के चुल्ल मची, उसने कहा कि यार अब तो मुझे देखना होगा क्या है। तो उसने सुमित के पीजी पहुंचा, तो सुमित के पीजी पहुंचा तो वहाँ पता चला कि सुमित जो है वो अभी तक वो अपने घर के लिए निकल चुका है, उसी शाम निकल गया था। तो कोई तो उसके साथ बड़ी चीज़ हुई होगी जो इतना बड़ा डिसीजन उसने ले लिया कि मैं शहर ही छोड़ के चला जाऊँगा। गौरव ने कहा मैं अकेला जाऊँगा। गौरव अकेले गया रात को। मैंने कहा ना उसको उसके साथ वो थोड़ा सा अजीब सा था, जैसे उससे मतलब कोई उसकी सिस्टर ने ही बताई ये स्टोरी मुझे। वो कह रही है कि वो अजीब से सवाल करता था, जैसे कहता ना रात में मीठा खा के मत निकलो भूत पकड़ लेगा। तो उसके एक मामा जी थे, उनको शुगर थी, तो उनसे कहता था मामा जी आपको तो रोज़ भूत पकड़ता होगा, आपकी तो पूरी बॉडी में शुगर है। मतलब ऐसी चीज़ों का मजाक बनाना जिसको कहते हैं नॉन बिलीवर टाइप। जी हाँ, नॉन बिलीवर। अब आकाश के केस के बाद बिलीव तो हो गया था उसको, लेकिन अब क्या है ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये ठीक हो गया, अगर मैं पसंद होऊंगा तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा, भगत जी मुझे भी ठीक कर देंगे। इस बेवकूफ़ी में अगला गया है बिल्डिंग में, रात में गया, फर्स्ट फ्लोर में कोई नहीं मिला, सेकंड फ्लोर में कोई नहीं मिला। अच्छा डर लग रहा है इसको, लेकिन फिर भी रिस्क लेना है क्योंकि प्रूव करना है कि मैं भाई अपनी पिक्चर में हीरो हूँ। थर्ड फ्लोर में इसको थोड़ी सी आवाज़ आई, ऊपर गया, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। दूर दीवार के पास उसे लगा कोई खड़ा है। बाहर से जो रोशनी आ रही थी उसमें समझ में आ रहा था कि कोई खड़ा है, लेकिन चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। ये आगे बढ़ा तो अंधेरे में किसी चीज़ से टकरा के गिरा। जब ये उठ के बैठा है, जो चीज़ देखी है तो वो सुमित का बैग था, बैकपैक जो वो कॉलेज लेके आता था। अब इसको ये समझ में नहीं आया कि सुमित का बैग यहाँ क्या कर रहा है। सुमित तो अपने घर चला गया है सारा सामान लेकर। कहीं ऐसा तो नहीं सुमित यहाँ आया हो, सुमित यहाँ क्या करने आया, या जो सामने आदमी खड़ा है वो सुमित तो नहीं है। ये धीरे धीरे चल के डरते हुए उस आदमी के पास गया है, एंड उसके बाद जो उसने देखा है वो सीधे बेहोश हो गया। 2 दिन बाद एक छोटा सा क्लिनिक है शास्त्री नगर में, वहाँ उसको मतलब उसकी मदर, क्लिनिक नहीं सॉरी हॉस्पिटल है, वहाँ उसकी आँख खुलती है। तो उसकी मदर बोलती हैं कि मतलब क्या हुआ, पूछता है। तो कहती हैं कि तुम एक बिल्डिंग के बाहर लोगों को बेहोश मिले थे, मैं लगातार तुम्हें रात से कॉल कर रही थी, तो तुम्हारा कॉल किसी ने उठा के बताया कि ऐसा ऐसा यहाँ पे बेहोश पड़ो, तो हम लोग तुम्हें ला के यहाँ पे रखा है, 2 दिन बाद तुम होश में आए हो। अब क्या हुआ था वहाँ पे ये बताओ। तो उसने सारी चीज़ें बताई। फिर उसने बताया कि जो रात में, जो पहले मैं सुमित का बैग देख के चौंक गया, मैं जब आगे गया हूँ मैंने देखा है कि वहाँ पे कोई है। जब मैं उसके पास गया हूँ तो एक सरकटा खड़ा था। उस आदमी का सर नहीं था, एक सर उसके बगल में खिड़की में रखा था और वो सुमित का सर था, लेकिन वो जो बॉडी थी वो सुमित की नहीं थी। अच्छा एक चीज़ बताना मैं मेंशन करना भूल गया था, जब गार्ड ने उसको ये भी बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी सैकड़ों हज़ारों की तादाद में एंटिटीज़ हैं और इनका जो राजा है वो एक सरकटा है। ये बताया था उस गार्ड ने, और ये वही सरकटा था जो उसको दिखा था। उसके बाद ही वो बेहोश हो गया था। उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा फिट्स पड़े, जैसा प्लान किया था इसने इसका उतारा हुआ, लेकिन इसको आज तक आराम नहीं मिला है। सुमित का क्या हुआ? वो सुमित का सिर्फ दिखावटी सा था या रियलिटी में था? सुमित निकला था गाजियाबाद से बिहार के लिए, आज तक नहीं पहुंचा। सुमित का क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लंबी चली, क्या हुआ सुमित का आज भी नहीं पता कि सुमित कहाँ है। और अगर उसका बैग वहाँ पे मिला था, बाद में लोग गए भी वहाँ, बैग कुछ नहीं था वहाँ। सुमित का मतलब कहा ना, एक ट्रेस भी नहीं था, कुछ अस्तित्व ही नहीं था। क्या पता वही 10-12 मजदूर जैसे गायब हुए, शायद सुमित भी गायब हो गया हो। और ये सारी, और उसको आज भी गौरव को फिट्स पड़ते हैं, सपने गंदे गंदे आते हैं। उस सपने में अक्सर उसके वही सरकटा आता है जिसने अपने हाथ में, सुमित का नहीं, इस बार गौरव का सर पकड़ा होता है। आज भी उसकी मतलब उतारे चल रहे हैं। बालाजी कई बार जा चुका है, लेकिन बस रिस्क लेना था भाई, तो अब ऐसा रिस्क अब जिंदगी भर लेके चल रहे हैं। रिस्क जज्बातों से खेल गए आप हमारे। अरे भाई आखिरी में आके अब किसी और का सर, और है किसका जो देख रहा है खुद से सपने में कि मेरा ही सर पकड़ के वो सरकटा खड़े। हाँ, वो सपने उसको मतलब अक्सर आते रहते हैं। अब क्या पता उसकी दिमाग इतना ज़्यादा हिल गया हो कि उसको वही सारी चीज़ें आ रही हों। ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ हो जाए तो उसकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ेगा, या हो सकता है सच में वो सरकटा आ रहा हो। अच्छा मज़े की बात क्या है भाई, कसम से बता रहा हूँ, मेरी सिस्टर वहीं शास्त्री नगर के पास में ही एक एरिया वहाँ रहती। मैं जब दिल्ली आया हूँ तो मैं उनके साथ ही रहा हूँ, सिस्टर एंड उनकी फैमिली के साथ। मैं 12 साल से सेम रूट से निकल रहा हूँ, उसी बिल्डिंग के बाहर से निकल रहा हूँ, और मेरा कभी दिमाग गया ही नहीं कि ये कंस्ट्रक्शन अभी तक इस बिल्डिंग का पूरा हुआ क्यों नहीं है। मैंने अपने कुछ जो भी, और जब ये स्टोरी मुझे बताई है उसकी, गौरव की सिस्टर ने जब मुझे स्टोरी बताई, तब मैंने इस चीज़ को गौर किया। मैंने अपने घर वालों को भी गौर करवाया कि यार ये बिल्डिंग जो है ये 10 साल से इसका कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है।
एक बार तो मैं ड्राइव करके निकल रहा था, मैंने गाड़ी भी रोकी, मैंने कहा एक बार पूछूं क्या गार्ड से कि यहाँ भूत ऊत का क्या है। फिर मैंने कहा नहीं भाई, रहने दे, अगला रिस्क पता निकले चलेगा। ना मेरे को। हाँ, बल्ला गौरव इधर मेरे हाँ। सपने में भी आ रहा है, मेरा भी सर कट रहा है। मेरे फ्रेंड्स आते हैं, मैं उनको भी बाहर से बिल्डिंग दिखाता हूँ। पारुल हैं, इनको भी मैं जब निकलता हूँ ये तो कहती है रोको मत गाड़ी, सीधे निकालो तुम, मेरे को देखना ही नहीं मुड़ के। और अभी 1 साल पहले उस बिल्डिंग पे मैंने, मतलब मेरे जो दीदी का बेटा है छोटा 14 साल का, उसने कॉल किया कि मामा मैं मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूँ और वहाँ पे बोर्ड लगा है, आप तो कह रहे थे यहाँ भूत रहते हैं, यहाँ तो इसका कोई मालिक नहीं है बिल्डिंग का, यहाँ तो किसी का बोर्ड लग गया कंपनी का। तो मैं भी जब दीदी के यहाँ गया था तो मैंने देखा हाँ बोर्ड लगा है। लास्ट मंथ वहाँ से निकला, वो बोर्ड नहीं है वहाँ पे, वो भी गया। कंस्ट्रक्शन में कुछ 1-2 शटर पड़वाए थे, जो 1 साल पहले जो बोर्ड लगा था उस कंपनी ने शुरू किया था कंस्ट्रक्शन, तो समझ में आ रहा था कि जो बाहर जो शॉप्स थी उनमें 2-3 शॉप्स में शटर्स पड़ गए थे, लेकिन आज वो बोर्ड गायब है। इसका मैंने गूगल में भी सर्च किया, इस बिल्डिंग के बारे में गूगल या कहीं पे भी जिक्र नहीं है कोई। या इस केस के बारे में भी मैंने सर्च किया, लेकिन मुझे को कोई मिला नहीं। लेकिन भाई जो मुझे अपनी स्टोरी बताता है मैं तो सच मान के ही उसको सुनाता हूँ, जो भी रहा हो। लेकिन ये बिल्डिंग तो मौजूद है। और मैंने हाँ एक बार बगल में पेट्रोल पंप के एक बार पेट्रोल मैं भरवा रहा, तो मैंने उससे भी मजाक में पूछा था कि ये क्या है, तो अरे भैया भूत रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, क्योंकि पास में ही हिंडन नदी है और पास में ही शमशान घाट है, तो वो पूरा एरिया ही हॉन्टेड कहा जाता है। शापित हो गया पूरा। जी हाँ, गाजियाबाद की आप आज भी सर्च करेंगे मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन गाजियाबाद, हिंडन रिवर सबसे पहले आएगा, क्योंकि वहीं शमशान घाट है। और हिंडन रिवर वहाँ कहते हैं एक ऐसी लड़की है जो रात में बाइक जो चला के जाते हैं उनसे लिफ्ट मांगती है, उनके पीछे बैठ के उनका कंधा खाती है। ये मैंने इंटरनेट पे अरे ही ये सुना तो मैंने भी सुना है ना। हाँ, वहाँ ये से मैंने कोई फ्लाईओवर गुजरता है। जी हाँ, हिंडन ब्रिज है जो, उसी के पास में वो बिल्डिंग है। आप ये और समझिए। कहानी भी कुछ इस तरीके की थी कि या तो कोई डिलीवरी वाला था, हाँ, डिलीवरी मैन था और किसी ट्रक वाले ने उसको देखा था। हाँ, ये मैंने सुना था इंटरनेट कंधा पे। खाया जा रहा है। जी हाँ, तो मैं उसी रूट से आता था, मतलब जब मैं बाइक से आता था सिस्टर के यहाँ से, मैं उसी जब रहा हूँ जितने साल वहाँ पे, तो मैं उसी रूट से इधर आता रहता था दिल्ली, हिंडन वाले ही रूट से। तब मुझे नहीं पता था भूत प्रेत, कुछ नहीं पता था यहाँ पे। जब मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया उसके काफ़ी साल बाद मुझे पता चला, मैंने कहा अरे बाप रे। ये थी भाई सारे रियल इंसिडेंट्स। खैर, हमेशा की तरह एक धमाकेदार पॉडकास्ट अविनाश भाई के साथ, और जो चीज़ें लेके आते बताते बहुत ही अलग तरीका होता है बनाने का, और जो समा बांधने का, सस्पेंस बनाने का एक जो तरीका होता है वो तो इनके अंदर हुनर पहले से ही है। तो इनका ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है जिसके बारे में हमने पिछली बार भी बात की थी, और जैसे कि इन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो वो जाए डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक को थोड़ा चेकआउट करें। कुछ स्टोरीज़ हैं जो वो देख रहे, मतलब जो उन्होंने अपलोड किए उन्हें देखें, और अपकमिंग बहुत सारे ऐसे रियल इंसिडेंट वो अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो जाके भाई को सपोर्ट कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलिएगा कि 3rd पार्ट के लिए इन्हें बुलाया जाए, क्योंकि मैं बहुत बेसब्री से वेट करूँगा इस चीज़ का। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी ही इन्हें बुलाया जाएगा। जिसके बाद जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और जो लोग चाहते हैं कि यार ऐसे इंसिडेंट और भी आए तो दोस्तों के पास उन्हें भेजिए, ताकि नए लोग हमसे जुड़े और वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे पाए। इसके बाद कभी आपको लगता है कि यार मेरे साथ भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ या मैंने कहीं पे सुना है ऐसा कुछ, तो ये यूएसपी हमारे चैनल की है कि हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स को ही बुला रहे हैं। अगर आपको लगता है तो आप सीधा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है। उसके बाद व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना और मेंशन कर देना कि भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, टीम एक बार रिव्यू करेगी आपकी रिकॉर्डिंग को। उसके बाद आपको पॉडकास्ट सेंटर में बुलाया जाएगा जो कि दिल्ली में है। उसके बाद हम बैठेंगे, इसी तरीके से बातचीत करेंगे, जनता के लिए कुछ ऐसा कंटेंट लेके आएंगे जो अवेयरनेस फैलाए, किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। इसके साथ कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। सेम प्रक्रिया है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपनों का ध्यान रखिए। माँ बाप से प्यार बढ़ाइए, दादा दादी नाना नानी जितने भी हैं भाई बहनों को थोड़ा बहुत बताते रहिए। ऐसी लोकेशंस अगर आपके आसपास कोई हो तो वहाँ पर जाने से रोकिए कि किसी के साथ कोई हादसा ना हो जाए। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।